सबसे पहले हम कंटेंट्स देखेंगे कि हमें क्या-क्या इस लेक्चर में पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद मोनोसैकेराइड्स देखेंगे और उनमें डिफरेंट उनका स्ट्रक्चर्स वगैरह जैसे कि रिंग फॉर्मेशन कैसे होती है, उसके बाद उनकी इंपॉर्टेंस और फंक्शन क्या है। इसी तरह हम आगे जो कार्बोहाइड्रेट्स की 2 टाइप्स हैं, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स के भी कार्बन मोर कंटेंट ऑफ कार्बन इसमें होता है, तो इसीलिए कोल या कार्बन ये बेसिकली एंशिएंट वर्ड्स एंशिएंट्स जो लोग थे वो कोल और कार्बन तकरीबन सेम समझते थे। इसी तरह ग्रीक वर्ड जो है हाइड्रो, हाइड्रो मीनिंग वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली ये अगर हम इनकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन पाई जाती है, हाइड्रोजन पाई जाती है और ऑक्सीजन पाई जाती है, और ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं यानी कि लिविंग बॉडीज में पाए जाते हैं जैसे एनिमल्स में, प्लांट्स में। बाद अगर केमिस्ट्री की रूल से हम केमिस्ट्री की बेस से पे हम इसकी डेफिनेशन करें तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं। ये आगे हम जाके इसकी एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। और या तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हैं, या ऐसे कॉम्प्लेक्स कीटोन्स या एल्डिहाइड से बनते हैं उनके हाइड्रोलाइसिस करने पे। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, जैसा कि मैंने कहा कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और बायो मॉलिक्यूल्स हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का बहुत ज़्यादा फंक्शन और स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस रखते हैं। उसके बाद एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि मैंने कहा कि कार्बन और हाइड्रो। तो कार्बन और हाइड्रो का एक्चुअली क्यों कैसे ये लफ्ज़ आया है यहाँ पे, तो ये इसलिए आया है कि जो मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें क्या होता है, एक फार्मूला उनका जो एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन की मिकदार बराबर होगी और एच हाइड्रोजन डबल होगा। और हम अगर देखेंगे तो ये इस तरह है कि फर्ज कर लें हम C6H12O6 लिखते हैं, C6H12O6, तो हम ये कह सकते हैं कि C यूं है, उसके अंदर H2C बाहर, H2 और O, और इस तरह कर दें। अगर यहाँ पे भी 6 लिख दें और यहाँ पे भी 6 लिख दें तो ये बनता है C6H12O6, जो कि फार्मूला है इसका ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज ये जो साइड पे बना हुआ है, इसमें अगर हम देखें तो C6H12O6 है, और ये देखें तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन ऐसे आ रहा है जैसे वाटर में आता है। जैसे वाटर में H2O है, इसी तरह यहाँ पे भी H2O आ रहा है, और हम ये कह सकते हैं कि सेम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सेम प्रोपोर्शन है जैसे कि वाटर में होती है। तो और कार्बन के साथ अगर जितने H2O ऐड करते जाएं उस हिसाब से ये बनते जाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसलिए इन्हें हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहा जाता रहा है। बट लेकिन ये तमाम जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये इनका एम्पिरिकल फार्मूला ये नहीं रहता, और हमें इनको यूनिवर्सली का हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादातर जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ये फार्मूला शो करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे कि अब सुक्रोज है, तो सुक्रोज ये फार्मूला शो नहीं करता। सुक्रोज में C12H22O11 है, तो वो ये फार्मूला यूज़ नहीं कर रहा। उसके बाद इनकी ये क्लासिफिकेशन की गई है। क्लासिफिकेशन में ये डिफरेंट डिवाइड किए जाते हैं, मोनोसेक्राइड में, डाइसेक्राइड में, उसके बाद ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। एक्चुअली जो डाइसेक्राइड है ये भी एक किस्म का ओलिगोसेक्राइड है, लेकिन इसे हम मोस्टली इनकी इम्पॉर्टेंस या इनकी जो ज़्यादा इनको दिया जाता है अटेंशन, ज़्यादा टेंशन दी जाती है इनको डाइसेक्राइड्स को, इसलिए हमने अलग लिख लिया, लेकिन फिर भी ये ओलिगोसेक्राइड के इनके अंदर ही आते हैं। सबसे पहले मोनोसेक्राइड,
इनमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल है जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या कीटोन है। डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड क्या है कि 2 से 10 मॉलिक्यूल्स जो हैं मोनोसैकेराइड के, वो आपस में मिलेंगे और बनाएंगे ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में अगर 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं तो वो डाइसैकेराइड है। अगर 2 से ज़्यादा जैसे 3 मॉलिक्यूल बने हैं, मिले हैं जिनके, मोनोसैकेराइड्स के, रैफिनोज बनेगा या स्टैचियोज बनेगा। स्टैचियोज जो है ये 4 से बनता है, रैफिनोज 3 और स्टैचियोज 4। अब जैसे होता है ना, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में मिले, ये कंबाइन होकर जो डाइसैकेराइड बनाते हैं वो सुक्रोज है। इसी तरह आगे सुक्रोज के अंदर साथ, यानी कि 2 ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के साथ एक और गलैक्टोज ऐड कर दिया जाए तो ये रैफिनोज बन जाता है। इसी तरह रैफिनोज के अंदर 3 के अंदर चौथा भी एक गलैक्टोज ऐड कर दिया जाए तो ये स्टैचियोज बन जाए। अब हम बात करेंगे पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड ये जो हैं ये लॉन्ग चेन पॉलीमर हैं, मतलब 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड आपस में मिलेंगे और बनाएंगे। मोस्टली यहाँ इनमें जो कॉमन पॉलीसेक्राइड हैं या जो सिंपल पॉलीसेक्राइड्स हैं उनमें ग्लूकोज ही बना रहा होता है। ग्लूकोज आपस में ज्वाइन करते हैं, एक चेन बनती है, लॉन्ग चेन बनेगी और वो एक पॉलीमर बनेगा जिसे हम पॉलीसेक्राइड कहेंगे। जैसा कि स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन, ये आप तीनों जो स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज है ये तीनों बनेंगे पॉलीमर। कौन सा होगा? मोनोसेक्राइड का। ये तीनों पॉलीमर हैं मोनोसेक्राइड के। और मोनोसेक्राइड कौन सा है? ग्लूकोज। ग्लूकोज तीनों ग्लूकोज से बने हैं लेकिन लॉन्ग चेन्स हैं। अब इनमें आगे डिफरेंसेस हैं वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स क्या है? ये सिंपलेस्ट है, मोनोमेरिक कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल होंगे। इसके बाद इनकी अगर हाइड्रोलाइसिस की जाए तो ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं रहेंगे, लिहाजा ये मोनोसेक्राइड हैं। और ये आइसोमर के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं और ये बिल्ड करते हैं ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड की, जैसे मैंने पहले कहा। और इनका एम्पिरिकल फार्मूला जो है, जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का है, तो वो इन पे फिट आता है। लेकिन इनमें मिनिमम जो कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन है, वो 3 है। 3 से कम मोनोसेक्राइड नहीं है, 3 है। ये जो जैसे कि ये साइड पे बना हुआ है, ये जो है ये है ट्राइओज शुगर है। इनको ओजेस भी कहा जाता है, ट्राइओज, पेंटोज। इस तरह अगर 6 नंबर ऑफ कार्बन 6 हैं तो ये हेक्सोज हो जाएगा, जैसे कि ग्लूकोज है वो हेक्सोज शुगर है, फ्रुक्टोज भी हेक्सोज है, ये ट्राइओज शुगर है। और ये इसका नाम दिया जाता है ग्लिसर एल्डिहाइड। ग्लिसर 3 कार्बन ग्लिसरॉल से निकला है, लेकिन इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, एक एल्डिहाइड ग्रुप। देन मोनोसेक्राइड्स को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे ट्राइओज है, ट्राइओज में 3 कार्बन एटम्स होते हैं। और ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन इसके एग्जांपल है। अब जो ग्लिसरल्डिहाइड है वो एल्डिहाइडिक है, एल्डिहाइड है। और जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है ये कीटोन कंटेनिंग मोनोसेक्राइड है। इसी तरह आगे टेट्रोजेज हैं, पेंटोजेज हैं। अब ये अरिथ्रोलोज और अरिथ्रोज, अरिथ्रोज जो है ये एल्डिहाइड है और अरिथ्रोलोज ये क्या है, ये वाला ये है कीटोन। इसी तरह आगे भी राइबोज और राइबोलोज। राइबोज जो है ये एल्डिहाइड है, राइबोलोज कीटोन है। आगे हेक्सोज में 6 कार्बन एटम्स जो जिनमें होंगे वो ग्लूकोज, मैनोज, फ्रुक्टोज, ईटीसी। इसमें फ्रुक्टोज जो है ये है कीटोन। बाकी हेप्टोज में एग्जांपल है सीडो हेप्टोलोज की। उसके बाद ये स्ट्रक्चर दिए गए हैं, स्ट्रक्चर और फार्मूला इन्हें हम कह सकते हैं। सबसे पहले ट्राइओजेज के दिए गए हैं, एल्डोज और कीटोन। ये एल्डोज जो है शुगर है, एल्डोज शुगर, जिसका नाम ग्लिसरल्डिहाइड दिया गया है। उसके बाद ये कीटोज शुगर है 3 कार्बन, जिसे हम डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन कहते हैं। इसी तरह आगे ये पेंटोज में राइब्यूलोज और राइबोज। अब ये जो राइब्यूलोज है ये कीटोज है और राइबोज जो है ये एल्डिहाइड है, एल्डोज है, एल्डोज शुगर। इसी तरह आगे आगे जो ग्लूकोज बनाया गया है ये हेक्सोज शुगर है, 6 कार्बन एटम, और ये एल्डो है। एक्चुअली हम एल्डो और कीटो के स्पेस ये कार्बोनाइल कार्बन है। अगर इसकी दोनों साइड पे आर ग्रुप, इसकी बजाय, एक आर की बजाय यहाँ पे कोई और एटम आ गया है, जैसे एच आ गया है या कोई भी और एटम वगैरह आ गया है, तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप।
यहाँ पे एक्चुअली एक्चुअली मोस्टली एच होता है। जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें एंड पे होगा, ये जो एंड पे खड़ा है कार्बन एक कॉर्नर पे होगा, तो ये एल्डो ग्रुप होगा। ये देख, जब ये दरमियान में आ जाएगा, दो कार्बन के दरमियान कार्बोनाइल कार्बन आया है, तो ये कीटो ग्रुप है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑप्टिकल एक्टिवनेस। ऑप्टिकल एक्टिवनेस एक्चुअली ये है कि देखें, हमने एक कोई भी लाइट हमारे पास अनपोलराइज्ड, कोई भी लाइट होती है, तो उसमें क्या होता है, वो मुख्तलिफ डायमेंशंस में उसकी वाइब्रेशंस या उसकी जो मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, वो हो रही होती है। लेकिन ये इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। हम ऑप्टिकल एक्टिवनेस देखने के लिए हम यूज़ करेंगे पोलराइज्ड लाइट। सिर्फ एक एंगल या एक प्लेन में वाइब्रेशन या मूवमेंट ऑफ पार्टिकल जिस लाइट की होगी, या जिसे हम फोटॉन्स कहते हैं, फोटॉन्स की जो वाइब्रेशन है, जो मूवमेंट है, वो एक प्लेन में होगी, तो वो पोलराइज्ड लाइट यूज़ होगी। और जब हम उसे सोल्यूशन से गुजारेंगे, अपने किसी भी ग्लूकोज फर्ज कर रहे हैं सोल्यूशन है, या कोई भी शुगर का सोल्यूशन है, तो उसमें से गुजारेंगे, तो उसका जो एंगल या प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है पार्टिकल्स की या फोटॉन्स की, वो चेंज हो जाएगी। तो उस बेस पे हम इन्हें एक्टिव समझते हैं ऑप्टिकली। मोस्टली एक्टिव होते हैं ये साइमेट्रिकल कार्बन, जो हम आगे पढ़ेंगे उसके की वजह से इसमें आती है। और ये राइट साइड पे भी इन्वर्ट कर सकते हैं लाइट के प्लेन को, और लेफ़्ट साइड पे, जिसकी बेस पे इन्हें डी और एल कहा जाता है। जो लेफ़्ट साइड पे इन्वर्ट करते हैं करेगा मालिक्यूल या जिसका सोल्यूशन, तो वो एल कहलाएगा, और जो राइट साइड पे इन्वर्ट करेगा लाइट को, वो डी कहलाएगा। उसके बाद इनमें रिंग फार्मेशन है। रिंग फार्मेशन जो है उसमें ये एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे पास ग्लूकोज है, या जो भी मालिक्यूल्स हैं ग्लूकोज का, या शुगर्स के मालिक्यूल हैं, ये एक्चुअल में इस तरह स्ट्रेट फॉर्म में नहीं पाए जाते, जैसे हम स्ट्रक्चर पहले बना रहे थे स्ट्रेट फॉर्म में, स्ट्रक्चरल फार्मूला बना रहे थे। एक्चुअली ये इन रिंग्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। और ये क्यों मोस्टली पाए जाते हैं, जब इन्हें आपस सोल्यूशन दिया जाए। और लिहाजा इनको इनके रिंग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मेथड बनाया था हेवर्थ ने। तो वो हम उसको करते हैं फॉलो। एक्चुअली कल हाँ, आ गया कार्बन के साथ, तो वो कार्बन कभी भी कायरल या एसाइमेट्रिकल नहीं हो सकती। उसके बाद दूसरा, जो ये दूसरा कार्बन हम देखते हैं इसके साथ। अब हाँ, एक सिर्फ कार्बन नहीं लेना, ये पूरा ग्रुप अब इस कार्बन के लिए ऊपर हम सोचेंगे। और दूसरी साइड पे ये कार्बन नहीं है, हमने पूरा ग्रुप पे इसको करना है कंसिडर। ये एक ग्रुप, और ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा OH ग्रुप, और ये हाइड्रोजन एलिमेंट। चार डिफरेंट ग्रुप्स या एलिमेंट्स लग रहे हैं किसके साथ, कार्बन के साथ। तो ये भी कायरल कार्बन है। इसी तरह अगर हम देखें, तो ये कार्बन भी कायरल है, इसका भी ये ग्रुप देखें, एक ये ग्रुप, एक ये ग्रुप, और एक ये, और ये ग्रुप, तो ये भी कायरल है। इसी तरह नीचे वाली कार्बन कायरल। हाँ, ये कार्बन कायरल नहीं है। किस किस के दरमियान होती है? नंबर 1, फंक्शनल ग्रुप कार्बन।
जो कि हमारी एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, उसके दरमियान, और द फार्दर मोस्ट कायरल कार्बन हमारे पास ये है। किससे फार्दर मोस्ट? इस फंक्शनल ग्रुप से। यानी कि जितना ज़्यादा फासले पे कायरल कार्बन होगी उस पे जाके लगेगा। अब ये कायरल कार्बन नहीं थी, इस पे नहीं अटैच हुआ। एक्चुअली ये इसका जो ओ एच है, फार्दर मोस्ट कायरल कार्बन फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप, ये फ्रॉम द एल्डिहाइड ग्रुप, इस पे जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने अटैक किया है एल्डिहाइडिक कार्बन पे, तो ये जाके बना है एक रिंग स्ट्रक्चर। अब रिंग स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या करता है, ये जब बनता है तो ये एक और कायरल कार्बन इंट्रोड्यूस करवा देता है। हमारे पिछले स्ट्रक्चर में इसमें कितने कायरल कार्बन से, एक, दो, तीन, चार कायरल। जब हमने आगे आगे ये स्ट्रक्चर बनाया रिंग स्ट्रक्चर, तो इसमें कितने कायरल, ये कार्बन भी अब कायरल हो गया है। इसे एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। ये कार्बन भी हो गई है कायरल, ये कार्बन भी कायरल है, ये कार्बन भी कायरल है, ये भी, और ये 1 2 3 4 एंड 5 अब कायरल कार्बन हो। अब ये जो कायरल कार्बन है ये भी आइसोमरिज्म या ये स्ट्रक्चर बनाने में डिफ्रेंशिएट करेगी। अगर तो ओ एच इस निचली साइड पे आया है बिलो और हाइड्रोजन ऊपर है, तो ये अल्फा ग्लूकोज है, अल्फा शुगर कहलाएगी। अगर ये ओ एच इस एनोमेरिक कार्बन पे, इस कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहेंगे, इस कार्बन को एनोमेरिक कार्बन, इसके ऊपर ओ एच अपवर्ड है और हाइड्रोजन डाउनवर्ड है, तो ये बीटा कार्बन, बीटा एनोमेरिक कार्बन कहलाएगी, या बीटा ग्लूकोज कहलाएगा, या बीटा शुगर कहलाएगी। रिंग फार्मेशन के बारे में आगे ये डिस्क्रिप्शन भी दी गई है। अगर 5 कार्बन मेंबर्ड रिंग हो या 5 कॉर्नर्ड रिंग हो तो वो फ्यूरानोज कहलाएगा। अगर 6 है तो वो पायरानोज कहलाएगा। इसी तरह आगे जाके हम इनकी इम्पॉर्टेंस देखें तो मोनोसेक्राइड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। बहुत मोस्ट अबेंडेंटली मोनोसेक्राइड जो है वो पेंटोजेज और हेक्सोजेज हैं, जैसे ग्लूकोज एनर्जी का सोर्स है लिविंग बॉडीज़ में एटीपी प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद राइबोज शुगर जो है ये मुख्तलिफ कोएंजाइम्स वगैरह में। उसके बाद एटीपी में भी राइबोज शुगर है। उसके बाद जो है डीएनए आरएनए, उसमें भी राइबोज शुगर होती है, डीऑक्सी राइबोज या राइबोज शुगर आरएनए डीएनए में मौजूद है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म में पेंटोज शुगर है, एक राइबुलोज, ये मैकेनिज्म में मदद देती है। ग्लूकोज का वैसे हमें पता है ये जो बिल्डिंग ब्लॉक है पॉलीसेक्राइड्स का, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड्स जो हैं। उसके बाद फ्रुक्टोज और गलेक्टोज भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं लिविंग लाइफ के। उसके बाद ओलिगोसेक्राइड्स हैं, ये 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स पे मुश्तमिल होंगे। उसके बाद डाइसेक्राइड क्या है, जिनमें दो मोनोसेक्राइड कंबाइन होके आपस में मिलके एक बनाए यूनिट, तो उसे हम कहेंगे डाइसेक्राइड। इसी तरह ट्राइसेक्राइड भी हो सकता है, इसी तरह के टेट्रासेक्राइड भी कहला सकता है, 4 वाला टेट्रासेक्राइड। ये एक्चुअली 2 मिले हैं, ये ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज के मिलने से बना है जाके सुक्रोज, इसे हम सुक्रोज कहते हैं। ये सुक्रोज है हमारे पास, इसमें ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना है, ये हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं, और ऑक्सीजन लिंकेज भी कहते हैं, ऑक्सीजन ब्रिज भी कह सकते हैं इसे। ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है और 1 कार्बन और 2 कार्बन के दरमियान बना है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के दरमियान। ये कहलाएगा 1 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, तब जाके सुक्रोज बनेगा। उसके बाद ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कंसर्न है वो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे बनता है। ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, इसकी अगर हम डेफिनेशन करें तो ये एक ऐसा लिंक है, ऑक्सीजन ब्रिज है, जो कि बनती है बिटवीन द एनोमेरिक कार्बन ऑफ वन रिंग या वन मोनोसेक्राइड टू द एनी अदर कार्बन ऑफ द अदर मोनोसेक्राइड। मतलब ये जैसे कि यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे दिखाया गया है कि H2O रिलीज हुआ है, कैसे हुआ है, ड्यूरिंग द कंडेंसेशन। एंड यहाँ पे ये 2 OH जो थे इनके दरमियान लिंकेज बनी है, तो एक ऑक्सीजन दरमियान में ब्रिज के तौर पर आया है और H2O रिलीज़ किया गया है। और ये बना है
ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना है बिटवीन द टू ग्लूकोज। एक एनोमेरिक कार्बन है, जैसे कि मैंने कहा था, जो ये न्यू बनती है ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड बना होता है ये वाला, इस कार्बन को, इस कॉर्नर वाली कार्बन को हम कहते हैं एनोमेरिक। अब देखें, इसमें जो पहला ग्लूकोज है, जो पहला मोनोसेक्राइड है, उसमें एनोमेरिक कार्बन है, लेकिन दूसरे में एरोमेरिक कार्बन नहीं है। दूसरे में फोर्थ वन कार्बन है और ये एनोमेरिक नहीं है, बल्कि ये पहले से ही एक कायरल कार्बन थी, लिहाजा इसे हम एनोमेरिक नहीं कह सकते। एनोमेरिक सिर्फ ये थी। तो ये बन गया है, और इसको रिवर्स भी किया जा सकता है बाय मीन्स ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो ये रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है ये उसको लिखा गया है। 1,4 भी हो सकती है, 1,2 भी हो सकती है, जैसे कि पीछे सुक्रोज में थी तो वो 1,2 थी, ये 1,2 थी। लेकिन जब आगे हमने देखा तो ये 1,4 है। 1,6 भी हो सकती है, जो ये 6 कार्बन 1 एनोमेरिक, पहले की एनोमेरिक होगी लेकिन दूसरे की ये 6 कार्बन भी हो सकती है, लिहाजा इसे हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की फॉर्मेशन कहेंगे या ऑक्सीजन ब्रिज कहेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंस डाइसेक्राइड की सबसे इम्पॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा मिसाल दी जाती है वो है सुक्रोज़ की। सुक्रोज़ जो कि शुगर केन में पाया जाता है, जिसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसे हम टेबल शुगर कहते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंस माल्टोज़ है, लैक्टोज़ है। लैक्टोज़ जो है ये शुगर मिल्क में पाई जाती है। ये लैक्टोज़ जो बनता है ये एक मोनोसेक्राइड होता है गैलेक्टोज़। गैलेक्टोज़ और एक ग्लूकोज की लिंक से या इनके मिलाप से बनता है एक लैक्टोज़ शुगर, जो कि मिल्क में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट हैं पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स क्या हैं? 10 से लेकर के थाउजेंड्स तक जा सकते हैं। मोनोसेक्राइड के सब यूनिट्स या मोनोमर ये आपस में मिलते जाएंगे और एक लॉन्ग चेन या एक पॉलीमर बनाएंगे, जिसे हम पॉलीसेक्राइड कहेंगे। इनको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि यहाँ पे डिवाइड किया गया है स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स और दूसरे हैं न्यूट्रिएंट पॉलीसेक्राइड। इससे आगे हम अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स हैं। ये कौन से हैं? ये पॉलीसेक्राइड्स ऐसे हैं जो कि स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, कि इनमें प्लांट्स में, एनिमल्स में, लिविंग लाइफ में, क्योंकि ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं, बायोपॉलीमर हैं। पॉलीसेक्राइड्स ये बनाएंगे, कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि सेलुलोज है प्लांट्स में, सेलुलोज शुगर से मिलकर बना हुआ एक पॉलीसेक्राइड है। ग्लूकोज मुख्तलिफ जाइन होते रहते हैं और एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, जिसे हम सेलुलोज कहते हैं। ये सेलुलोज जो है ये बनाता है सेल वॉल इन प्लांट सेल्स। उसके अलावा आगे जो है हमारे पास वो है न्यूट्रिएंट पॉलीसेक्राइड। ऐसे पॉलीसेक्राइड जो कि न्यूट्रिएंट के तौर पर, स्टोरेज के तौर पर एक्ट कर सकते हैं एनिमल्स में, प्लांट्स में, किसी और लिविंग लाइफ बॉडीज़ में। तो ये स्टोरेज के तौर पर एक्ट कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट के तौर पर एक्ट कर सकते हैं। जब इनको ज़रूरत होती है प्लांट्स वगैरह की तो उनके न्यूट्रिएंट्स के तौर पर यूज़ होते हैं। जैसे ग्लाइकोजन स्टोर की जाती है एनिमल्स में, और जब ज़रूरत पड़े एज अ रिज़र्व फूड ये रिज़र्व की जाती है ग्लाइकोजन, और जब ज़रूरत पड़ती है तो इस ग्लाइकोजन को चेंज कर लिया जाता है या हाइड्रोलाइसिस करके ग्लूकोज में चेंज कर लिया जाता है और यूज़ किया जाता है। इसी तरह यहाँ पे एक डिफरेंस है कि प्लांट्स और बैक्टीरिया में जो रिज़र्व फूड होती है वो स्टार्च की फॉर्म में होती है, और जो ग्लाइकोजन है वो एनिमल्स में सेल्स में रिज़र्व के तौर पर रखी जाती है। नेक्स्ट पॉलीसेक्राइड्स की एक और क्लासिफिकेशन की गई है, जिनमें होमोपॉलीसेक्राइड्स हैं ये वाले, और हेट्रोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड्स का मतलब क्या है? यहाँ पे एक बात है कि अगर ग्लूकोज, एक सिंपल ग्लूकोज है, उसके मुख्तलिफ यूनिट्स या मोनोमर्स ज्वाइन करते गए हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाते गए हैं, उन्होंने लॉन्ग चेन बनाई है, एक पॉलीमर बना दिया है, उसे हम क्या कहेंगे? सिंगल मॉलिक्यूल है या सिंगल मोनोमर है, तो वो मिल के उसने बनाया है, तो ये होमोपॉलीमर है या होमोपॉलीसेक्राइड है। इसी तरह अगर सिर्फ एक ग्लूकोज नहीं था, ग्लूकोज की बजाय एक ग्लूकोज आता था, फिर साथ फ्रुक्टोज आया है, या कोई और गलेक्टोज आया है, या कोई भी दूसरा
कंपाउंड आया है वो मोनोमर नहीं है, डाईमर बना है पहले, उन डाईमर्स को आपस में फिर ज्वाइन किया गया है और लॉन्ग चेन बनी है, मतलब उसमें सिर्फ एक मोनोमर नहीं पाया गया, सिर्फ एक मोनोसेक्राइड नहीं है, मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड्स है, तो वो क्या कहलाएगा, हेट्रोपोलीसेक्राइड। नेक्स्ट है स्टार्च। होमोपॉलीसेक्राइड्स की एग्जांपल्स में स्टार्च है, ग्लाइकोजन है और साथ सेलुलोज है। सबसे पहले हम स्टार्च को पढ़ते हैं, ये क्या है, न्यूट्रिएंट पॉलीसेक्राइड है। उसके बाद स्टोरेज है, स्टोरेज किन में की जाती है, प्लांट्स में, प्लांट सेल्स में। और पॉलीसेक्राइड्स एक्चुअली, ये पॉलीसेक्राइड इसमें दो किस्म की चेन्स पाई जा सकती हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो है ये स्टार्च में इनमें दो किस्म के पॉलीमर्स पाए जा सकते हैं, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन के दरमियान डिफरेंस सिर्फ इतना है, अमाइलोज जो है वो सिंपल लॉन्ग चेन है, इसमें ब्रांचिंग नहीं है, मतलब इसमें 1,4 लिंकेज ग्लूकोज की होती है और स्ट्रेट चेन बनी होती है। उसके बाद अमाइलोपेक्टिन जो है इसमें ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग। और सबसे पहले यहाँ पे एक बात है कि जो ब्रांचिंग है ये अमाइलोपेक्टिन में, ये किस वजह से आई है, 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पे बना है, जहाँ पे ही ब्रांच बनेगी तो वहाँ पे 1,6 आए, 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है ये ब्रांचिंग काज करता है। उसके बाद जो स्टार्च की एक और प्रॉपर्टी है कि स्टार्च जो है ये ब्लू कलर देता है आयोडीन टेस्ट का, या यानी जब आयोडीन के साथ ट्रीट किया जाता है इसे, एक आयोडीन टेस्ट होता है उसमें, तो ये स्टार्च ब्लू कलर देता है। उसके बाद होमोपॉलीसेक्राइड की दूसरी एग्जांपल ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन एक्चुअली किसी हद तक अमाइलोपेक्टिन से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें ब्रांचिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। जो अमाइलोपेक्टिन है उसमें जो ब्रांचिंग है ऑलमोस्ट आफ्टर 30 रेजिड्यूज या 30 मोनोसेक्राइड या 30 ग्लूकोज जब एक चेन बनाते हैं तो उसके बाद उनमें ब्रांच पैदा होती है, हर 30 ग्लूकोज के बाद एक ब्रांच लगी होती है मेन चेन के साथ। लेकिन इसमें ऑलमोस्ट एवरी 11th ग्लूकोज के साथ ब्रांचिंग शुरू हो जाती, मतलब ग्लाइकोजन अमाइलोपेक्टिन से मिलता जुलता है, ग्लूकोज का सेम टू सेम पॉलीमर है, लेकिन इसमें जो ब्रांचिंग है वो थोड़ी एक्सटेंसिव है या ज़्यादा है देन अमाइलोपेक्टिन। उसके अलावा ये जैसे कि मैंने पहले कहा कि एनिमल्स में ये रिजर्व फूड के तौर पर मौजूद होता है। उसके बाद इसमें उसी तरह 1,4 और 1,6 लिंकेज होती है, 1,4 स्ट्रेट चेन के लिए, और जब ब्रांचिंग आती है तो उसमें 1,6 लिंकेज आती है, यहाँ पे ब्रांच बनती है, और ये रेड कलर शो करता है आयोडीन के साथ। देन होमोपॉलीसेक्राइड की तीसरी जो एग्जांपल है सेलुलोज। सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल या मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है ऑन द अर्थ। ओके, जितने प्लांट्स हैं इनका सेलुलोज के साथ बनी होती है सेल वॉल, उसके बाद बैक्टीरिया, उसके बाद एल्गी की सेल वॉल। तो इसमें कौन सा डिफरेंस है, इसमें एक फर्क आ जाता है बीटा 1,4 लिंकेज का, जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है वो बीटा हो जाती है ना कि अल्फा, जैसा कि जबकि माल्टोज में ग्लूकोज दो जो मिले थे उनमें अल्फा थी। और बाद में हमने वो एनोमेरिक कार्बन के हिसाब से देखा था कि अल्फा ग्लूकोज क्या होता है, जिसमें OH डाउनवर्ड और H अपवर्ड होता है एट द एनोमेरिक कार्बन। और ग्लूकोज जो है या जो मोनोसेक्राइड है वो बीटा कब होता है, जब OH एनोमेरिक कार्बन पे, जो पहली कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ मिल रही होती है इन द रिंग स्ट्रक्चर, एनोमेरिक कार्बन के साथ जो अगर OH उसकी ऊपर वाली साइड पे हो, यानी कि अपवर्ड हो, अपवर्ड द प्लेन हो, तो उसे हम बीटा कहते हैं। यहाँ पे क्या है कि हार्ड जो ग्लूकोज है वो इन्वर्टेड होता है और बीटा लिंकेज बनाता है। ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके रिंग स्ट्रक्चर जो है वो इन्वर्टेड हैं, एक दूसरे के 180 डिग्री पे रोटेट हुए हैं, और उनके दरमियान 1,4 बीटा लिंकेज पाई गई। जैसा कि हमने कहा कि सेल वॉल, इसी तरह जो हमारे पास है कपास या जिसे हम काटन कहते हैं, काटन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, सेलुलोज का। ये एक प्योर सेलुलोज समझा जाता है। और जब सेल वॉल बनती है तो उसमें जो सेलुलोज होता है उसकी लॉन्ग चेन्स आपस में कंपैक्टली बाउंडेड होती हैं, किस तरह स्ट्रेट चेन्स एक बनाएंगी, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करेंगी और एक फाइबर बनाएंगे। पहले माइक्रोफिब्रिल बनेगा, फिर मैक्रोफिब्रिल बनेगा,
और फिर उसके बाद एक कंप्लीट फाइबर बनेगा, जो कि यहाँ पे शो किया गया है, ये वन, ये सारे स्ट्रक्चर, और इसमें बीटा 1,4 लिंकेज। उसके बाद होमोपॉलीसेकेराइड की एक और एग्जांपल है काइटिन। ये क्या है, जिस तरह सेलुलोज स्ट्रक्चरल थी, ग्लाइकोजन स्टोरेज थी, वो न्यूट्रिएंट पॉलीसेकेराइड था। सेलुलोज जो स्ट्रक्चर बना रहा है, सेल वॉल बना रहा है, तो वो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड था। इसी तरह काइटिन भी एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है सेल वॉल के अंदर, किसके, फंजाई के, हाइफी के सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। और ये अब ग्लूकोज का ये पॉलीमर नहीं है, ये किसका पॉलीमर है, ये पॉलीमर है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन का ये पॉलीमर है, और ये अनब्रांच्ड पॉलीमर है। तो ये जैसे साथ में दिखाया गया, हाइफी, हाइफी क्या कहते हैं, जो प्लांट बॉडी होती है, जो फाइब्रस शेप्ड होती है बॉडी की, फंजाई की, तो उसे हम हाइफी कहते हैं। तो ये हाइफी के इर्द गिर्द या फंजाई के सेल्स के इर्द गिर्द जो सेल वाल बनती है, वो इस काइटिन की बनी होती है। और ये एक होमोपॉलीमर है, और किससे बना है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। उसके बाद हेट्रोपॉलीसेकेराइड की एग्जांपल आ गई है हाइलुरोनिक एसिड। ये क्या है, ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, ये भी अनब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड है, लेकिन इसमें क्या है, दो किस्म के मोनोसेकेराइड्स हैं। नंबर 1 एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, और दूसरा है ग्लूकोरोनिक एसिड। मतलब पहले डाइसेकेराइड बनेगा, दो मोनोमर या दो जो मोनोसेकेराइड्स हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और ग्लूकोरोनिक एसिड, जो आपस में मिलेंगे, आपस में मिलकर एक डाइसेकेराइड बनेंगे। और ये डाइसेकेराइड एक एक करके जुड़ते जाएंगे, डाइमर जुड़ते जाएंगे आपस में, और ये एक लॉन्ग पॉलीमर बनाएगा, जिसे हम हाइलुरोनिक एसिड के अलावा ये कार्टिलेज और अदर कनेक्टिव टिश्यू जो एनिमल्स में पाए जाते हैं, उनमें पाया जाता है। सेल वॉल भी इसे हम कह सकते हैं, या जो कैप्सूल होता है ना, एक्चुअली ये बैक्टीरियल सेल के कैप्सूल में पाया जाता है, जो एक्सटर्नली तौर पर मौजूद होता है बैक्टीरिया के ऊपर। सेल वॉल में मोस्टली नहीं हम कह सकते, बहरहाल ये कैप्सूल में पाया जाता है। उसके बाद कुछ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स विद अदर बायोमॉलिक्यूल्स, जैसा कि प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं हमारे पास, उनके साथ मिल के कुछ ये बनाते हैं मॉलिक्यूल, जिनमें प्रोटियोग्लाइकन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स। अब यहाँ पे देखा जाता है कि अब प्रोटियोग्लाइकन है, तो इसका मतलब क्या है, ग्लाइकन लास्ट में आ रहा है। लास्ट ग्लाइकन किसके लिए यूज हुआ है, कार्बोहाइड्रेट के लिए, और प्रोटियो प्रोटीन के लिए। इसमें मतलब जो शुरू में प्रोटो आ रहा है, इसका मतलब है प्रोटीन का जो कंटेंट है वो स्मॉल है, और जो है ग्लाइकन्स या कार्बोहाइड्रेट्स उनका कंटेंट ज़्यादा है। इसी तरह अब जब ग्लाइको प्रोटीन आया है, तो यहाँ पे ये मतलब है कि ग्लाइकन्स जो हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो स्मॉल अमाउंट में हैं, और साथ जो प्रोटीन है वो लार्जर कंटेंट में मौजूद है। इसी तरह ग्लाइकोलिपिड्स में भी लिपिड जो हैं वो लार्जर अमाउंट में होंगे, या लार्जर कंटेंट उनका होगा, और ग्लाइकोजन्स या जिसे हम कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हैं, वो स्मॉल अमाउंट में, या स्मॉल उसके ऊपर छोटे छोटे चेन्स बनाए हुए होंगे। इनके आगे एग्जांपल्स हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, जैसे कि आप कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में प्रोटियोग्लाइकन्स, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो एम्बेडेड है, जो लिपिड बाइलेयर है उसके अंदर एम्बेडेड हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के ऊपर ग्लाइकन्स ने बॉन्डिंग बनाई हुई है, और स्मॉल चेन्स हैं जिनसे हम प्रोटियोग्लाइकन कहते हैं। उसके बाद ग्लाइकोलिपिड्स भी इसी तरह मौजूद होते हैं। ये इनमें लिपिड बाइलेयर के ऊपर लिपिड्स की जो ऊपर की होती हैं स्मॉल चेन्स ग्लाइकन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, तो उससे हम ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। और ये दोनों मौजूद होते हैं, बहुत ही निहायत ही स्ट्रक्चरल, उसके अलावा फंक्शनल रोल अदा करते हैं, स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में मदद देते हैं, फंक्शन डिफरेंट चीज़ों को अंदर आने, उनकी मूवमेंट, स्टेबिलिटी मेम्ब्रेन की, उसको ये हेल्प आउट करते हैं।